नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, अगर आप आरओ और ईओ भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाला है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 जो आरओ के एग्ज़ाम के लिए पार्ट बी का जो सिलेबस आपको दिया गया है, जिसमें ये टॉपिक भी दिया गया है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। इसमें हम महत्वपूर्ण धाराएं पढ़ रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 12 की धारा 201 से लेकर 297 तक पढ़ेंगे। तो ये चौथा पार्ट है सामान्य परिचय का। हम टोटल 17 अध्याय और 344 धाराएं हैं वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि जो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 है, इसमें टोटल 17 अध्याय है और 344 धाराएं हैं। अधिनियम की अगर बात की जाए तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम जो राज्य विधानमंडल द्वारा 11 सितंबर 2009 को इसके लिए अधिसूचना प्रकाशित की गई थी। तो ये डेट आप याद रख लेना, 11 सितंबर 2009 को ये अधिसूचित हुआ था राज्यपाल महोदय की अनुमति से। 11 सितंबर 2009 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो महत्वपूर्ण धाराएं 201 से लेकर 297 तक। तो लास्ट वीडियो में हमने अध्याय 11 में पढ़े थे। तो इस वीडियो में हम अध्याय 12 जो नगरपालिक शक्तियाँ और अपराध, जी हाँ, नगरपालिक शक्तियाँ और अपराध के संबंध में जानेंगे। जिसमें धारा 200, जी हाँ, धारा 200 जिसमें नालियों आदि पर नगरपालिका का नियंत्रण के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। अध्याय 12वां अध्याय है, 200 से स्टार्ट है, जिसमें नालियों और आदि पर नगरपालिका के नियंत्रण के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। 201 में नालियां आदि बनाने की नगरपालिका की जो शक्तियां हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके अलावा धारा 202 में भवन से प्रभावी जल निकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। और धारा 203 में भवनों या भूमियों के स्वामियों या अधिभोगियों का नगरपालिका की नालियों में उत्सारण करने का अधिकार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा धारा 204 में मल और वर्षा जल की नालियों का अलग अलग, जी हाँ, गटर वाली और वर्षा जल की जो नालियों का अलग अलग पृथक किया जाने के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। इसके अलावा धारा 205 में अन्य व्यक्ति की भूमि पर से या उसकी नाली में से नाली ले जाने का अधिकार नगरपालिका द्वारा कैसे और किन शर्तों पर प्राधिकृत किया जाएगा उसके संबंध में बताया गया है। धारा 206 के अंतर्गत संकर्म में किस प्रकार किया जाना है, नगरपालिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें दिए गए हैं। धारा 207 में जिस भूमि पर से नाली ले जाए उस पर पश्चातवर्ती भवन निर्माण के संबंध में स्वामी के अधिकारों का वर्णन धारा 207 में किया गया है। धारा 208 में शौचालयों आदि की व्यवस्था जो नगरपालिका द्वारा किस प्रकार से की जाती है उसके संबंध में दिया गया है। धारा 209 में कारखानों, विद्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में तहारत और मूत्रालयों का निर्माण के संबंध में नगरपालिका के कुछ प्रावधान है। धारा 210 जिसमें शौचालय आदि में परिवर्तन करने या उसकी मरम्मत करने या उसको ठीक दशा में रखने का खर्चा है वो नगरपालिका का किस प्रकार से किया जाएगा उसके संबंध में वर्णन है। धारा 211 में विद्यमान प्राइवेट नालियों को बंद करने की नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 212 जिसमें अप्राधिकृत रीति से निर्मित, पूर्ण निर्मित या जारी रखने वाली मल नालियों के संबंध में शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 213 के अंतर्गत नगरपालिका की नालियों आदि का अतिक्रमण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें दिए गए हैं। धारा 214 जिसमें नालियों आदि के निरीक्षण से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। धारा 215 के अंतर्गत कतिपय संकर्मों को स्वामी से कराने के बजाय स्वयं निष्पादित करने की नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन इसमें किया गया है। धारा 216 जल प्रणाल को ले जाने की शक्ति। धारा 217 व्यवसायिक बहिस्त्राव के संबंध में विशिष्ट उपबंध जो नगरपालिका के उसका वर्णन किया गया है। धारा 218 व्यावसायिक बहिस्त्राव के जल निकास से संबंधित विशेष उपबंधों का वर्णन है। धारा 219 जल प्रयासों या नगरपालिका की शक्तियों पर बिना अनुज्ञा के भवन, रेलवे और प्राइवेट मार्गों का परिनिर्माण या संनिर्माण नहीं किया जाना है। धारा 220 में कतिपय मामलों में रेलवे प्रशासन को सूचित करने के संबंध में भी प्रावधान है। धारा 221 इसमें परिसर के स्वामी को अन्य व्यक्तियों की भूमि में होकर पाइप लगाने या नाली रखने की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा धारा 222 में
दायी व्यक्ति को नोटिस देने के पश्चात मुख्य नगरपालिका अधिकारी की कार्य निष्पादित करने की शक्तियों का वर्णन है। धारा 223 में कार्य का अनुज्ञप्तिधारी प्लम्बर द्वारा किया जाना, उसके संबंध में वर्णन है। धारा 224 में कतिपय प्रकार्यों का प्रतिषेध किया जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 225 जिसमें मलवाही संक्रमणों के प्रवर्तन और रखरखाव का सौंपा जाना, मल वहन प्रभारों का बिल बनाना और उसका संग्रहण के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। धारा 226 के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंध और उसके हस्तन के संबंध में नगरपालिका के क्या कर्तव्य हो सकते हैं उसके बारे में दिया गया है, जबकि धारा 227 में ठोस अपशिष्टों का प्रबंध और हस्तन और बिल बनाने तथा प्रभारों के संग्रहण का सौंपा जाने के संबंध में प्रावधान है। धारा 228 में ठोस अपशिष्टों का नगरपालिका की संपत्ति होना, इसके बारे में वर्णन किया गया है, जबकि धारा 229 में ठोस अपशिष्टों के व्ययन और अंतिम व्ययन के लिए स्थान नियत करने के संबंध में प्रावधान है। धारा 230 परिसरों के स्वामियों और अधिभोगियों का ठोस अपशिष्टों के उत्पन्न होने के स्रोत पर ही भंडारण करने के कर्तव्य के बारे में बताया गया है, जबकि धारा 231 में सहकारी आवासन सोसाइटी, अपार्टमेंट स्वामी, संगम आदि के कर्तव्यों का वर्णन है। धारा 232 में प्रतिषेध दिए गए हैं, जबकि धारा 233 में मार्गों को गंदा करने या कोई ठोस अपशिष्ट जमा करने या फेंकने के लिए दंड का वर्णन इसमें किया गया है। धारा 234 जिसमें जीव चिकित्सा अपशिष्टों का वर्णन है, जबकि धारा 235 में परिसंकट में अपशिष्ट का वर्णन दिया गया है। धारा 236 में कतिपय बहिर्गत भागों के लिए अनुज्ञा आवश्यक है, उसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है, जबकि धारा 237 में वर्षा जल के लिए द्रोणी और पाइप का वर्णन किया गया है। धारा 238 जिसमें वर्षा जल संग्रहण संरचना का उपबंध के संबंध में प्रावधान है, जबकि धारा 239 में मकानों पर ब्रैकेट इत्यादि लगाने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 240 मार्गों के नाम रखना, जो मार्ग होते हैं उनके नाम रखना और मकानों का संख्यांकन करना, इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जबकि धारा 241 में मूर्तियों की स्थापना को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश इसमें दिए गए हैं। धारा 242 में झाड़ियों, वृक्षों आदि का हटाया जाना या उसकी काट छांट के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश है वो जारी किए गए हैं, जबकि धारा 243 में खतरनाक जो भवन है जो नगरपालिका द्वारा इसके संबंध में कुछ गिराने के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें दिए गए हैं। धारा 244 जो पटरियों आदि को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जबकि धारा 245 में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 246 खतरनाक खुदाई, जी हाँ, खुदाई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं 246 में, जबकि धारा 247 में परिवारों का अनुज्ञप्ति के बिना पशु रखने या मुर्गी पालने के लिए उपयोग में नहीं लिया जाना के संबंध में प्रावधान है, जबकि धारा 248 की अगर बात की जाए तो इसमें कतिपय पशुओं या पक्षियों का अभिग्रहण करने के संबंध में प्रावधान है। धारा 249 संक्रमित कुत्तों या पशुओं पर कार्यवाही करने की नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 250 में परिसरों के भीतर पशुओं से न्यूसेंस को रोकने की जो नगरपालिका की शक्ति है उसका वर्णन किया गया है। धारा 251 डेयरियों के लिए अनुज्ञप्ति देना नगरपालिका द्वारा, इसके संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान है, जबकि धारा 252 में कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति जो नगरपालिका की है उसका वर्णन किया गया है। धारा 253 जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन करने संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जबकि धारा 254 में सार्वजनिक स्थानों पर यानों या जानवरों को ठहराने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 255 अग्नि की रोकथाम के लिए नगरपालिका की जो व्यवस्था की जाती है उसके बारे में बताया गया, जबकि धारा 256 में अग्निशमन दल की स्थापना और उसके रखरखाव के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 257 में आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों का वर्णन है, जबकि धारा 258 में प्लास्टिक की थैलियों के विनिर्माण आदि को निर्बंधित करने या उस पर पाबंदी लगाने की नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 259 में कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना, जी हाँ, जो
गटर के जो कनेक्शन है वो नहीं लेना या मल आदि बहाने के संबंध में नगर पालिका के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें दिए गए हैं। जबकि धारा 260 में गंदे भवन इत्यादि के संबंध में जो कठोर निर्देश है वो अपराध के संबंध में इसमें जारी किए गए हैं। नहाने के स्थान 261 धारा 261 में इसका वर्णन है। जबकि कलुषित जल के संबंध में 262, जी हाँ, धारा 262 के संबंध में दिया गया है। धारा 263 जिसमें कुओं आदि से पैदा होने वाले न्यूसेंस का उपशमन करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा धारा 264 में कतिपय प्रकार की खेती का नियमन या प्रतिषेध करने के संबंध में प्रावधान है। धारा 265 दुर्गंधपूर्ण खाद आदि को उपयोग में लाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जबकि धारा 266 में कोई क्षोभकारी खेल खेलना नगरपालिका द्वारा उसके संबंध में प्रावधान है। धारा 267 अन्य न्यूसेंसों द्वारा प्रतिषेध इसमें वर्णन किया गया। जबकि धारा 268 में धुएं को खपा देना इसके बारे में निर्देश जारी किए गए हैं। धारा 269 में बाजारों वधशालाओं जिन्हें बूचड़खाना भी कहा जाता है, बाजारों बूचड़खानों और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देने के संबंध में प्रावधान है। जबकि धारा 270 में बाजारों और वधशालाओं का खोला जाना, बंद किया जाना और किराए पर दिए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। धारा 271 में नगर पालिक सीमाओं के बाहर वधशालाएं इत्यादि के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। जबकि धारा 272 में नई वधशालाओं को खोले जाने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। धारा 273 वे शक्तियां जिनका खतरनाक रोगों को रोकने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा नगरपालिका की उन शक्तियों का वर्णन है। जबकि धारा 274 में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अति भीड़ वाले क्षेत्रों के संबंध में विशेष शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा दी जा सकेगी। धारा 275 शव को गाड़ने और कब्रिस्तान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश इसमें जारी किए गए हैं। जबकि धारा 276 में कब्रिस्तानों और शमशानों के संबंध में नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 277 जिसमें शवों को ले जाने के लिए विनियमन जो नगरपालिका में होता है उसके बारे में बताया है। जबकि धारा 278 में शमशान भूमियों पर ईंधन की दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति देने की नगरपालिका की शक्तियों का वर्णन किया गया है। धारा 279 जिसमें शवों को दफन करवाने या जलवाने की नगरपालिका की शक्तियां क्या है उसके बारे में बताया गया। जबकि धारा 280 के अंतर्गत नगरपालिक क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, गाय के जो गाय की मौत हो रही है उसके शवों को किस प्रकार से नगरपालिका नहीं हटाती है। नगरपालिका जो क्षेत्र में मृत पशुओं के शवों को हटाए जाने के संबंध में नगरपालिका की क्या शक्तियां हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। धारा 281 कतिपय विकारों से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों के लिए शास्ति का इसमें वर्णन है। जबकि धारा 282 में कतिपय व्यवसायों का विनियमन के संबंध में प्रावधान है। धारा 283 मजदूरों को बुलाने या उनकी छुट्टी करने के लिए सायरन का उपयोग है वो नगरपालिका द्वारा किया जा सकेगा उसके बारे में बताया गया है। जबकि धारा 284 में वेष्टि को संबोधित नोटिसों आदि की तामील के संबंध में प्रावधान है। धारा 285 के अंतर्गत वेष्टि को नोटिस की अवज्ञा के बारे में बताया गया है। जबकि धारा 286 में सार्वजनिक नोटिस की अवज्ञा के बारे में वर्णन है। धारा 287 स्वामी अथवा अधिभोगी द्वारा व्यतिक्रम करने या नगरपालिका किसी कार्य को निष्पादित कर सकेगी और उसका पूरा व्यय वसूल कर सकेगी उसके बारे में धारा 287 में बताया गया है। जबकि धारा 288 में स्वामी द्वारा व्यतिक्रम किए जाने पर अधिभोगी संकर्म निष्पादित कर सकेगा और किराए में से व्यय काट सकेगा। इसके अलावा धारा 289 जिसमें कार्यवाहियाँ यदि अधिभोगी अधिनियम के निष्पादन का विरोध करता है तो उसके संबंध में कार्यवाही की जा सकेगी। धारा 290 जिसमें नगरपालिका द्वारा नियोजित व्यक्तियों के काम में बाधा डालने की शास्ति का वर्णन है। धारा 291 के अंतर्गत अधिनियम नियमों या उपविधियों के भंग करने की जो शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है उसके बारे में बताया है। धारा 292 के अंतर्गत अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रवेश का वर्णन किया गया है। धारा 293 में निवारक निरीक्षण के बारे में बताया गया। जबकि धारा 294 में प्रवेश करने की जो शक्ति है नगरपालिका की उसके बारे में बताया है। जबकि धारा 295 में कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण के संबंध में प्रावधान है। धारा 296 में खर्चे या व्यय किस प्रकार से अवधारित और वसूल किए जाएं उसके बारे में बताया गया है। जबकि धारा 297 में राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्यों का वर्णन किया गया है। इसके बाद अध्याय 13 जिसका नाम है अभियोजनवाद आदि, इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी बहुत धाराएं देख लेते हैं, आइए देखते हैं। तो धारा 298 की अगर बात की जाए जिसमें नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी।
धारा 299 अपराधों के अभियोजन के संबंध में शक्तियों का वर्णन है और धारा 300 में नगर पालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे की जाए उसके बारे में बताया है। तो बाकी की धाराएं जो बची है 344 टोटल है, तो जाहिर सी बात है 44 धाराएं हैं वो रह गई है, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।